जय श्री श्याम एवरीवन, कैसे आप सब। कैसा गया आपका सीएमए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 5 बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का पेपर। बहुत डर रहे थे आप। आई होप पेपर ठीक ठाक गया होगा बिकॉज पेपर मॉडरेट था। पेपर कहीं से भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि बहुत मुश्किल था या इसमें कुछ भी बहुत परेशान होने वाली बात है, राइट। तो अभी हम थोड़ा सा पेपर को रिव्यू कर लेते हैं। हालांकि आपको आगे के एग्जाम्स पे अपना ध्यान देना चाहिए, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। ओवरऑल हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी सी तसल्ली हो जाए रिगार्डिंग क्वेश्चंस। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि 30 मार्क्स तो हमें एमसीक्यू से ही मिलने वाले हैं, है ना। आइए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस अबाउट राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो कौन से आर्टिकल में मेंशन है कि अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टेब्लिश करना, एडमिनिस्टर करने का राइट होता है माइनॉरिटीज के पास। तो दैट इज योर आर्टिकल नंबर 30। ठीक है, तो आर्टिकल 30 में लिखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन था बिल्कुल। अब लिखा है, इन अ कंसिलिएशन इफ नो कंसेंसस कुड बी अराइव बिटवीन द पार्टीज। तो कंसिलिएशन में अगर आपका कोई भी पार्टीज में सहमति बनी नहीं रही है, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आगे वो लोग कहाँ जा सकते हैं। Then the conciliation proceedings fail, तो पार्टीज कैन देन रिजोर्ट टू, तो पार्टीज के पास फिर क्या नेक्स्ट रास्ता होता है, तो आर्बिट्रेशन का रास्ता होता है पार्टीज के पास। ठीक है, कंसिलिएशन के बाद आर्बिट्रेशन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एम ऑब्जेक्टिव प्रियम्बल में लिखे होते हैं। ठीक है, तो प्रियम्बल। उसके बाद है, व्हेन पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट इट विद अ न्यू वन और अग्री टू रिसाइन इट और ऑल्टर इट। तो अगर पार्टी पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है, या उसे अग्री करती है कि ऑल्टर कर लें, या अग्री करते हैं कि उसको कैंसिल ही कर दे, तो क्या होता है, द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। बहुत बच्चों ने गड़बड़ की है, जैसे जिस भी बच्चे का ये पेपर है उसने भी यहाँ पे गलत मार्क किया हुआ है। तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसे अब परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक का क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A guarantee is a tripartite agreement which contemplates, गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ट्राइपार्टाइट कॉन्ट्रैक्ट होता है, 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनमें किस किस के बीच में, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में। ठीक है, ये तो बहुत इजी था, बहुत बेसिक था। नेक्स्ट है आपका, इफ अ सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग। स्टडी मैट से मोस्टली एमसीक्यूज थे। अगर सेलर प्रिटेंडेड बिडिंग का इस्तेमाल करता है ऑक्शन में, तो सेल क्या होती है, वॉइड, वैलिड या इलीगल। सेल वॉइडेबल होती है एट द ऑप्शन ऑफ बायर। बायर चाहे तो इसे फ्रॉड ट्रीट करके सेल के कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट है आपका, एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इनमें से कौन सा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होता है, एम्बिगुअस होता है, इनकोएट होता है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। पढ़ा ही नहीं हमने ऐसा कुछ, है ना, तो बहुत ईजी था। नेक्स्ट है आपका, विच टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड आफ्टर अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। कौन सी पार्टनरशिप एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाती है, पर्पस पूरा होते ही पार्टनरशिप एंड हो जाती है। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका, एज पर सेक्शन 30 ऑफ एलएलपी एक्ट, व्हेन इज द लायबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड इट पार्टनर्स कंसीडर्ड अनलिमिटेड। वैसे तो एलएलपी में पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, बट अनलिमिटेड कब होती है, जब फ्रॉड होता है ना। तो करेक्ट ऑप्शन है, व्हेन एनी एक्ट इज कमिटेड विद इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स। जब क्रेडिटर्स के साथ किसी के साथ आप फ्रॉड करने का इंटेंशन रखते हैं ना, एलएलपी के पार्टनर्स, तब उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट है, अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर छोड़ के चला जाए तो कितने दिन में वैकेंसी को फिल करना होता है। क्वेश्चन है, विद इन हाउ मेनी डेज अ एलएलपी मस्ट अपॉइंट अ डीपी व्हेन वैकेंसी अराइजेस। तो इसका आंसर है 30 डेज। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स टू सेफ्टी मेजर, ये आपके स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट सेफ्टी मेजर्स, इनमें से कौन सी चीज को कहा जाता है, किससे सेफ्टी मेजर्स होते हैं। तो दैट इज फेंसिंग ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री में प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए। ठीक है, बॉर्डर होने चाहिए, प्रॉपर सेफ्टी रहे ताकि लोगों की। करेक्ट, क्लियर। चलिए, तो यहाँ पे आपके एमसीक्यूज हमारे मेजर हो गए हैं, और देखते हैं हम। एज पर सेक्शन 63 ऑफ कंपनीज एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू इश्यू बोनस शेयर। का हमने मैराथन में क्वेश्चन किया था, कैन बी यूज किया था, कैन नॉट में भी उसमें बताया था मैंने आपको, रिवैल्यूएशन वाला पॉइंट भी आया था एक हमारा। ठीक है, तो कौन सी चीज के लिए बोनस शेयर्स के लिए इशू नहीं हो सकती, फ्री रिजर्व हो सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम हो सकता है, सीआरआर हो सकता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व का प्रॉफिट आप
रिवैल्यूएशन रिजर्व का अमाउंट आप बोनस शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट, बोनस शेयर्स इशू करने के लिए यूज नहीं कर सकते बेसिकली। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बिना स्पेशल रेजोल्यूशन पास करे कितने हो सकते हैं? 15। बहुत इजी क्वेश्चन। एट एवरी एजीएम, हर एजीएम में नॉट लेस देन डैश ऑफ द डायरेक्टर्स शैल रिटायर बाय रोटेशन 2/3। उनमें से हर बार 1/3 रिटायर होते चले जाएंगे। बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, तो इसका ऑप्शन है 2/3। 2/3 रिटायरेबल होने चाहिए। ये अगर हमने एमसीक्यू किया ही था अपने मैराथन में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ बिजनेस एथिक्स, पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया था। ये तीनों तो एडवांटेज है। डाइवर्सिटी इन अचीवमेंट इज डिसएडवांटेज ऑफ बिजनेस एथिक्स। ठीक है, तो तसल्ली हो गई होगी अपने एमसीक्यू को लेके आपको। इजी थे, कोई भी ऐसा बहुत टफ नहीं था। एक शायद बच्चों को कहीं ना कहीं जो कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स है वो अलग बात है, बाकी ये सच डेज में 30 डेज में और उसमें कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, एलएलपी वाले में या 2/3 1/3 में हो जाती है, तो कंफ्यूजन का एंगल देखें तो अलग बात है। बाकी टफ ऐसा क्वेश्चन कोई भी आपका नहीं था एमसीक्यू में। अब हम आ जाते हैं सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव में। इसमें आपको 7 क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको कोई भी 5 अटेम्प्ट करने होते हैं, है ना। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मिस रिप्रेजेंटेशन, इफेक्ट ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करना है आपको। मिस रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन और उसका इफेक्ट होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जिसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स, जस्ट अ सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल। ठीक है, तो पूरा आप मिस रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन गिवन है जो वो बता देंगे। फ्री कंसेंट मिस हो जाता है इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। दूसरा है आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को कंपेयर करना था, कॉन्ट्रास्ट करना था, दोनों के बारे में लिखना था। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आप लिख दोगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में लिख दोगे, दोनों में इतनी इतनी पार्टीज है वो लिख दोगे, दोनों का डिफरेंस बता दोगे। ठीक है, मेरे हिसाब से बेस्ट प्रेजेंटेशन रहेगा, पहले दोनों के बारे में पॉइंट्स में लिख दो, फिर उसका डिफरेंस बिटवीन बता दो एक टेबल फॉर्मेट में। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट है डिस्कस द म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो पार्टनर्स के राइट्स और लायबिलिटीज आपको बताने थे, और अगले में आपको बताना था बायर, ये तो मतलब पार्टनरशिप एक्ट का क्वेश्चन था, और एक सोगा का क्वेश्चन था कि बायर के क्या राइट होते हैं अगेंस्ट सेलर। तो बायर सेलर को स्यू कर सकता है कि भैया मुझे तो सामान दो ही दो, मतलब है ना, और सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर डैमेजेस, एडवांस पे अपना इंटरेस्ट मांग सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। राइट्स ऑफ बायर, इसमें बेसिकली राइट्स ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर आपको लिखना था। ठीक है, ना समझ आ रहा हो तो बस ये गड़बड़ अगर करी होगी तो करी होगी, अदरवाइज पेपर में कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, चलिए, तो ये सोगा का आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कोड ऑन वेजेस के बारे में है। समराइज द कंपोनेंट्स ऑफ मिनिमम वेजेस दैट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल फिक्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका कोड्स ऑन वेजेस पे, और इसमें है प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेरियस पर्पसेस फॉर विच विड्रॉल एंड एडवांसेस फ्रॉम ईपीएफ आर परमिटेड। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, कुछ भी ऐसा अलग नहीं था। ठीक है, तो ईपीएफ से आप कौन कौन से पर्पसेस के लिए पैसा विड्रॉ कर सकते हो। बहुत ही जनरल क्वेश्चन, बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, इजी था ये। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर सेंडिंग नोटिस। तो आपके रूल 18 का प्रॉपर प्रोसीजर है, बहुत सारे पॉइंट्स आपको सारे पॉइंट्स इसमें बताने थे कि जब नोटिस इलेक्ट्रॉनिकली भेजा जाता है तो क्या प्रोसेस रहता है। उसमें से एक कल हमने एमसीक्यू भी किया था कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको नोटिस भेजना होता है ना, वही उसके आगे बहुत सारे पॉइंट्स है वो सारे आपको लिखना है। और ये आपका बढ़िया सा स्टार मार्क क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था आएगा बोर्ड रिपोर्ट के ऊपर। तो आपको बोर्ड रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर सेक्शन 134 बोर्ड रिपोर्ट के आपको प्रोविजंस बताने थे बेसिकली। इसमें बोर्ड रिपोर्ट की जो अमेंडमेंट आई थी ना, कंटेंट ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, वो भी आपको मेंशन करना था। ठीक है, चलिए, तो पॉश एक्ट में आपको कितनी कंप्लेंट्स आई, कितनी कंप्लेंट डिस्पोज ऑफ हो गई, कितनी कंप्लेंट में ज़्यादा टाइम लग गया, वो सब आपको डिस्प्ले करना होता है। वो सब बोर्ड रिपोर्ट में ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे। तो मुझे पता था ये बोर्ड रिपोर्ट वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, जहाँ बच्चों को होती है दिक्कत, जैसे अब आपका ये वाला क्वेश्चन था, शालिनी इज अ वर्किंग वुमेन डायरेक्टर। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में मुझे लगता है बच्चे परेशान हुए होंगे। वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी हो गई और फिर उसको रीअपॉइंट करना है, उसको लेके आइए, मतलब रीअपॉइंट मतलब वैकेंसी को फिल करना है। तो शालिनी वुमेन डायरेक्टर है विच इज़ अ लिस्टेड, एक कंपनी में जिसका जो लिस्टेड कंपनी है 15 जुलाई को वो रिजाइन कर देती है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ वुमेन डायरेक्टर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शालिनी की जगह शर्मी को लेके आते हैं एज वुमेन डायरेक्टर इन द बोर्ड मीटिंग जो 16 सितंबर को हुई है। तो अगर वुमेन डायरेक्टर की पोस्ट खाली होती है तो अगली बोर्ड मीटिंग में या 3 महीने के अंदर अंदर आपको दूसरी वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट करना होता है।
तो ये अगली बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट कर दिया और 3 मंथ्स विच एवर इज लेटर, तो अगली बोर्ड मीटिंग या तो 3 महीने के अंदर अंदर अपॉइंट कर दिया गया है टू फिल द वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर। ठीक है, और आपको बताना है अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट इज वैलिड, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात आपको बताना है कि अगर वो 1 अक्टूबर को अपॉइंट होती तब भी 3 महीने के अंदर अंदर अपॉइंट हो गई है, तो ये भी आपकी वैलिड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका स्टेट द प्राइमरी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ केएमपी। यहाँ पे बच्चों को दिक्कत हुई होगी, तो मोस्टली बच्चों ने मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 6 स्किप किया होगा, क्योंकि की मैनेजरल पर्सनल्स के आपके डेफिनेशन तो गिवन है, पर उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डायरेक्टली आपके मॉड्यूल में गिवन नहीं है। ये इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 24 में एक एमटीपी में क्वेश्चन दिया था, ये वहाँ से इंस्टीट्यूट ने पिक किया है, उसमें इंस्टीट्यूट ने अपने सोल्यूशन में भी इसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह के बारे में दिया था, वहाँ से ही पिक किया गया एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लगता है बस एक क्वेश्चन नंबर 6 है जिसने बच्चों को ज़्यादा परेशान किया होगा, बाकी आपको कोई भी 5 करने हैं तो बाकी के क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिए होंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में कोई दिक्कत की बात नहीं थी, अगर आपने वो वाला पोर्शन किया है। ठीक है, 5th में तो कोई दिक्कत था ही नहीं, वो तो बहुत ही ईजी था। 6th आप स्किप कर सकते थे। 7th क्वेश्चन हमने कल करे हैं दोनों अपने मैराथन में। एथिक्स के बारे में बताना है आपको, ठीक है, एंड इट्स रेलेवेंस हमने किया था, एंड जनरल बिजनेस एथिक्स और अनएथिकल प्रैक्टिसेस कौन कौन से फॉलो होते हैं, होर्डिंग करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग, सारी चीज़ें हमने की थी ना, तो ये सब बताना है आपको। ठीक है, तो बहुत ईजी था, ये भी सब बच्चों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ध्यान से पढ़ेंगे ज़रा इसको हम। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, बेलमेंट के ऊपर है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बेली के ऊपर है। कल हमने ओवर और थोड़ा सा मोटा मोटा इसको डिस्कस किया था कि बेली आप अनऑथराइज यूज नहीं कर सकते हो गुड्स का, तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ गया। मिस्टर एक्स प्लान्स अ हिल स्टेशन हॉलीडे प्रोग्राम फॉर 3 months ड्यूरिंग समर सीजन। ही लेंड्स हिज कार टू मिस्टर वाई अंडर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज फॉर मिस्टर वाईज पर्सनल यूज ओनली। तो एक्स ने अपनी कार वाई को दे दी, बोला वाई सिर्फ तुम ही यूज करोगे। कॉन्ट्ररी टू दिस कंडीशन, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन के अगेंस्ट जाके मिस्टर वाई ने अपनी वाइफ को कार यूज करने के लिए दे दी मिसेस वाई को। मिसेस वाई बहुत ध्यान से कार को चला रही थी, फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है और डैमेज हो जाते हैं 45,000 के। जब मिस्टर एक्स को इस लॉस का पता लगता है तो वो लॉस का कॉम्पनसेशन मांगता है वाई से। वाई ने कहा मिसेस वाई ने तो बहुत रिस्पॉन्सिबली कार चलाई थी और एक्सीडेंट तो बस गलती से हो गया। मिस्टर एक्स कहता है वाई तुमने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है, किसी और को अलाउ करा है थर्ड पार्टी को व्हीकल ऑपरेट करने के लिए। आपको वैसे भी यहाँ पे हिंट दे दिया, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है और अनऑथराइज यूज को कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट को यूज करते करते बताओ क्या एक्स वाई से पैसा क्लेम कर सकता है? यस, एक्स वाई से डैमेजेस क्लेम कर सकता है बिकॉज वाई ने अनऑथराइज यूज किया है। इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली कि ऑथराइज तरीके से ही गुड्स को यूज किया जाए। ठीक है, तो यस बिल्कुल डैमेजेस क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट आप अब इस क्वेश्चन में तो हिंट ही दे दिया, ये तो वैसे ही बहुत इजी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, डेमोन्स्ट्रेट द डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिट कमिटी। ये भी कल हमने मैराथन में किया, दोनों क्वेश्चन हमारे मैराथन, मतलब ये ऊपर तो मैराथन में कम हमने डिस्कस ही किया था, ये वाला पॉइंट ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं किया था बट हमने डिस्कस किया था, और ये वाला पॉइंट तो हमने एग्जैक्ट किया ही था। ऑडिट कमेटी, पहला क्वेश्चन आपको ऑडिट कमेटी का ही था, मैंने कहा था इतनी बार आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने कल कंपनी लॉ का किया था ऑडिट कमेटी का किया था, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वही आ गया एग्जैक्ट। ठीक है, तो वो तो आपने लिख ही दिया होगा, ऑडिट कमेटी के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मीटिंग करना, ऑडिटर के काम को ओवरव्यू करना वगैरह वगैरह, ये सारे रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आ जाएंगे। तो ये था आपका पूरा सीएमए इंटर का लॉ एंड एथिक्स का पेपर। एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी किसी भी क्वेश्चन में मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई तकलीफ हुई होगी, और आपके पास तो 2 क्वेश्चन को ऑप्शन में लीव करने का होता ही है, तो आराम से आपका पेपर अटेम्प्ट हो गया होगा। और एमसीक्यूज बहुत ईजी थे, 30 मार्क्स तो वहीं से बन जाते हैं। ठीक है, तो आई होप पेपर आपका सही गया होगा, एकदम बढ़िया गया होगा। तो कमेंट करके बताओ भैया पेपर कैसा गया, पेपर रिव्यू आपको कैसा लगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो, ताकि अगर उन्हें भी अपने आंसर्स को लेकर डाउट है तो वो भी थोड़ा श्योर हो जाए, निश्चिंत हो जाए और अपने बाकी के पेपर्स आराम से दे पाए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच बच्चों, आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। लाइक कर देना बेटा, कमेंट कर देना, यही हमारे लिए मोटिवेशन है, और हमारे लिए क्या ही मोटिवेशन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम। एंड एक चीज़ और, किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई बच्चा आगे के लिए अपना सीएमए इंटर का प्रिपरेशन कर रहा है, उसे कोई कोर्स की रिक्वायरमेंट है, टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है,
कुछ भी वो हमारी टीम से कांटेक्ट करना चाहता है, कोई कंसल्टेंसी चाहता है, तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है वो फिल कर देना, ठीक है ना। तो आपके पास आपकी क्वेरी का जवाब आ जाएगा या कॉल बैक आ जाएगा, तो आप अपनी क्वेरी वहाँ पे डिटेल में अच्छे से पूछ सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो बस मुझे यही बताना था फाइनली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।